अर्ज किया है। चुपचाप बैठे नहीं, थोड़ा शोर सा होना चाहिए। चुपचाप बैठे नहीं, थोड़ा शोर सा होना चाहिए। और पढ़ाई ऐसी कीजिए कि रिजल्ट्स का हल्ला बोल थोड़ा जोर से होना चाहिए। रिजल्ट्स का हल्ला बोल थोड़ा जोर से होना चाहिए। पढ़ाई वाली शायरी तुम लोग ऐसे ही करते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, सैंपल सॉल्विंग सीरीज में आज हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन कवर किए बहुत सारे अलग अलग सैंपल पेपर्स में से, और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। पूरे पेपर का सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6। तो अगले कुछ वीडियोस में, अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस यानी लॉन्ग आंसर इन डिटेल को डिस्कस करने वाले हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट बोर्ड एग्जाम में आपको एनी 2 लिखने होते हैं, 2 अटेम्प्ट करने होते हैं 3 में से, और एक होता है 8 मार्क्स का, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 6 होता है 16 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स अगर आपको यहां पर कमाने हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की और सारे चैप्टर्स की होनी बहुत जरूरी है। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स में से यहां पर लॉन्ग आंसर देखा जाता है, और मैक्रो के भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं 8 मार्क वाले जिनमें से ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन आता है। यूजुअली एक आम तौर पर अगर आप पास पेपर्स का इवैल्यूएशन करें, कुछ सैंपल पेपर्स का इवैल्यूएशन करें, तो आपको नजर आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लॉ ऑफ डिमांड जैसा क्वेश्चन अक्सर देखा गया है। कई बार लॉ जो है वो 8 मार्क के लिए आता ही है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कई बार रिपीट हुए हैं, मगर चेतावनी और वैधानिक जानकारी ये भी है कि पिछले 3-4 पेपर्स में, या इनफैक्ट पिछले 2-3 पेपर्स में बोर्ड के अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा बदला भी है। इफ यू सी द पास्ट 2-3 पेपर्स यू विल अंडरस्टैंड दैट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी 8 मार्क के लिए देखे गए हैं जो साइज में लॉ जितने बड़े नहीं हैं, और आसानी से स्टूडेंट्स ने उसमें 8 मार्क्स कमाए हैं। इन सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि कितना लिखना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, और कोई ऐसा बड़ा हवा नहीं है। 8 मार्क्स के लिए आप आसानी से पूरे 8 मार्क्स ला सकते हैं अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छे से रखें और पर्याप्त पॉइंट लिखें तो। स्पेशली 8 मार्क का क्वेश्चन है, इसीलिए मेनी टाइम्स टाइम मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में फीका पड़ जाता है, और इकोनॉमिक्स का पेपर लेंदी होने की वजह से कंप्लीट नहीं होता है। और इसीलिए हर बार बोर्ड एग्जाम से पहले मेरा एडवाइस हर स्टूडेंट को यही रहता है कि आप जब बोर्ड एग्जाम लिखें तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले अटेम्प्ट करें ऑब्जेक्टिव्स, और जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव्स हो जाए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन 1 के बाद ही लिखो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें आपको मिलने वाले हैं, सबसे ज्यादा लिखना आपको इसी क्वेश्चन में है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहला अटेम्प्ट करोगे, फ्रेश रहोगे, तब अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे, नीट हैंडराइटिंग में लिख पाओगे। बोर्ड का कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप पहले नहीं लिख सकते या बाद में ही लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर्स और मॉडरेटर्स ये क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको जो सूटेबल है वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बस क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखो। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये अगर लास्ट में घाई में लिखोगे तो आप उतना नहीं लिख पाओगे, अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिख पाओगे, जबकि सबसे ज्यादा मार्क्स उसी का है ना, तो इसलिए उसको अटेम्प्ट पहले करना यही समझदारी है। आज के पेपर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 6 एनी 2 आउट ऑफ 3 16 मार्क्स के लिए आता है। अपन ये तीनों क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही मजेदार। आप देख रहे होंगे कि यहां पर कोई लॉ नहीं है,
तो ये एक डिफिकल्ट पेपर भी कह सकते हो। अगर आप सिर्फ लॉ पढ़ के गए थे और आपको अचानक से ऐसा पेपर आया तो थोड़ा सा सेटबैक और शॉकिंग भी होता है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखी है तो आप देख सकते हो कि यार इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी, इतना फालतू आंसर 8 मार्क के लिए आ गया है, तो दैट इज अ गुड थिंग ऑल्सो। समटाइम्स बोर्ड डज दिस। बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं पास पेपर्स में जहां पर आपको समझ आएगा कि यार कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी कई बार बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क के लिए आ जाते हैं। सो बोर्ड वांट्स यू टू अर्न मार्क्स। अगर आप प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको जरूर यहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये अच्छे से सीखना है, ओसवाल की सैंपल पेपर की ये बुक आपको प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प कर सकती है। दोस्तों, HEC सैंपल पेपर्स महाराष्ट्र बोर्ड की ये बुक है जिसमें एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक्स जो नई है उसके हिसाब से यहाँ पर हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हैं। मतलब अगर आप देखें इसमें तो यू विल हैव हिंदी, इंग्लिश, SP, इको, OC, BK, मैथ्स, एवरीथिंग कवर्ड इन दिस वन बुक। और हर एक सब्जेक्ट के 5 पेपर्स हैं, 2 पास पेपर्स और 3 सैंपल पेपर्स विथ सॉल्यूशन। तो ये बुक आपके बहुत काम आ सकती है, जरूर इस बुक को परचेज कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ताकि आप सॉल्यूशंस देख करके प्रेजेंटेशन के तरीके समझ पाएं। और ये बुक वाकई में कई लोगों को हेल्पफुल साबित हो रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं। मेरा कोड है JR10, यूजिंग दैट कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सुना है क्वेश्चन है, नेशनल इनकम चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7। मैंने हमेशा से कहा है कि यार 1, 2, 3A, 3B, 7, 8, 9 ये इकोनॉमिक्स के मोस्ट IMP चैप्टर्स हैं। मोस्ट IMP 1, 2, 3A, 3B, 7, 8, 9। और ज्यादातर पेपर्स में आपको इन्हीं चैप्टर्स में से 8 मार्क का क्वेश्चन दिखेगा। और ये आपके सामने 7th चैप्टर का IMP क्वेश्चन। डिफिकल्टीज नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की आती है तो 2 टाइप की, एक थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। तो यहां पर कौन सा पूछ रहा है अपने को, वो पूछ रहा है अपने को प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। देखो, जब आप ये आंसर लिखना स्टार्ट करोगे आपको बोलोगे कि मेरे को ये आंसर 20 मिनट में लिखना है। कितने मिनट में लिखना है? 20 मिनट्स। 8 मार्क के आंसर के लिए कितना मिनट दोगे आप? 20 मिनट्स दोगे। मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 40 मिनट। समझेगा? जब इकोनॉमिक्स का पेपर लिखने बैठोगे ना तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स पहले, 20 मिनट में ऑब्जेक्टिव्स लिखने का और 40 मिनट में ये लिखने का। 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में आसानी से हंसते खेलते क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाएगा। बाकी के 2 घंटे में आराम से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट टास्क कि आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 6 1 घंटे में कंप्लीट करो। अगर ये कर लिया तो बाकी का पेपर कुछ तकलीफ आएगी ही नहीं, वो आराम से टाइम पे कंप्लीट होएगा। इससे इजी टाइम मैनेजमेंट कोई बता नहीं सकता। ओके, अब बात करें इसके शुरुआत की तो ऑलवेज स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में, इन प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज अराइज इन द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती रहती हैं। सम ऑफ द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आर एज फॉलोज। समझे क्या दोस्तों? बेसिक से इंट्रोडक्शन के बाद आप एक माइंड मैप बनाओ, बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी माइंड मैप बनाओ या एक लिस्ट बनाओ। इससे प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है और चेक करने वाले को समझ में आ जाता है कि तू आगे क्या क्या लिखने वाला है। ये माइंड मैप के रूप में बनाओ या चार्ट या सिंपल लिस्ट बना दो तो भी चलेगा। ऐसी लिस्ट बनाओ, कोड लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, लिखा तो भी कोई रॉन्ग या कुछ गलत देने वाला नहीं है। ओके, शॉर्ट कोड है अपना इसको याद करने के लिए, VIPCIDE। VIPCIDE। क्वेश्चन का नाम है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। क्वेश्चन का नाम है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। आंसर का नाम VIPCIDE। VIPCIDE। क्या? VIPCIDE। V से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। V से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। I से इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। I से P से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा स्पेलिंग का। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ VIP। समझ रहा है क्या? V से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, I से इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, P से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट।
सी से कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस, सीआईडी का सी क्या है, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। आई से इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, डी से डेप्रीसिएशन, सीआईडी। सीआईडी में क्या है, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस है, इनएडिक्वेट और अनरिलायबल डेटा है, और डी से डेप्रीसिएशन है। ये सब क्या है बॉस, ये डिफिकल्टीज है, ये तकलीफें हैं जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त आती हैं। वीआईपी, सीआईडी, ई। यहां पर डी से एक और पॉइंट, डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, और ई से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनिटाइज सेक्टर। याद रहेगा एवरीवन? टोटल कितने पॉइंट लिख रहे हैं अपन, 8 पॉइंट लिख रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन, 8 पॉइंटर्स, उसके बाद 8 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, लास्ट में कंक्लूजन। द अबाउ मेंशन्ड वेयर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। अगर तुम बहुत स्कॉलर हो, तुमको थियोरेटिकल भी आता है, तो थियोरेटिकल का पॉइंट्स लिख दोगे तो वेल एंड गुड, खाली पॉइंट्स। ये वाइस वर्सा भी करने का, अगर थियोरेटिकल पूछा है तो प्रैक्टिकल का पॉइंटर्स भी लिखने का टाइम रहेगा तो, नहीं तो इट्स ओके। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सब पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, गुड्स। ये अपने गोडाउन में जो अपन इन्वेंट्री रखते हैं उसी के वैल्यूएशन के बारे में है। कई बार इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स आर नोन एज इन्वेंट्रीज। अगर इनके काउंटिंग में मिस्टेक हो गया तो भी नेशनल इनकम सही से एस्टिमेट नहीं हो सकता। एंड दैट इज व्हाई एनी मिस्टेक इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब चेंज हो जाएगा, नेशनल इनकम में फर्क आ जाएगा, विल डिस्टॉर्ट द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर। देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज रिक्वायर्स केयरफुल असेसमेंट। पहली तकलीफ आती है इन्वेंट्री के मेजरमेंट में, उसके वैल्यूएशन में। अगर वो वैल्यूएशन गलत हो गया तो नेशनल इनकम का वैल्यूएशन गलत हो जाएगा। ये पहला प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, समझा? वी से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, वी से वैल्यूएशन ऑफ। आगे बढ़ते, आई से इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। अपने देश में बहुत इलिटरेसी और बहुत इग्नोरेंस भी है। ये फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। इलिटरेसी और इग्नोरेंस की वजह से कई बार सही डेटा ही सामने नहीं आ पाता। ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, स्मॉल प्रोड्यूसर्स डू नॉट कीप एन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन, सो दे कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट। जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, वो सारा हिसाब किताब मेंटेन ही नहीं करते, इग्नोरेंट है, वो पढ़े लिखे नहीं उतने कि सारा टैली कर सकें, हर हिसाब रख सके, तो वो लोग खाता वही के अंदर ही सब कुछ मेंटेन कर देते हैं। आणि त्याचमुळे ते पूर्ण हिशोब देऊ शकत नाही, प्रॉपर डेटा वो दे नहीं पाते, और नेशनल इनकम का कैलकुलेशन आधा अधूरा सा ही रह जाता है। दूसरा पॉइंट समझा? वी से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, आई से इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। अगला पॉइंट क्या बोलता है भाई? पी से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ सबसे फेमस पॉइंट है ये, चैप्टर के स्टार्ट से एंड तक अपन ने पढ़ा है। नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में कभी भी डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। डबल काउंटिंग हो गई तो हर देश अमीर दिखेगा, हर देश का नेशनल इनकम ज्यादा ही लगेगा। But that is what you have to avoid. The greatest difficulty in calculating national income is of double counting. याद रखना है, it arises from the failure to distinguish properly. अगर आप distinguish properly नहीं कर रहे हो, डिस्टिंग्विश प्रॉपरली अगर आप नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं है फिनिश्ड प्रोडक्ट कौन सा है, फाइनल गुड्स कौन सा है, वैल्यू एडेड कौन सा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और चीज़ों को 2 बार काउंट कर लोगे। शर्ट और शर्ट का बटन, अगर आप शर्ट का फाइनल वैल्यू ले रहे हो तो बटन का वैल्यू उसमें ऑलरेडी आ चुका है, वो अलग से लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट विल केयरफुली हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से डबल काउंटिंग हो जाता है। Distinguish properly between a final and an intermediate product. For example, flour, atta used by a bakery is an intermediate product and that by a household is a final product. तो ये डिस्टिंग्विश जब प्रॉपरली नहीं होता है तो डबल काउंटिंग हो जाती है एक ही चीज की, और उससे नेशनल इनकम ज्यादा नजर आता है। VIP समझ रहा है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, और P से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? कोई तो पॉइंट आगे पीछे हो गया ना? अच्छा ठीक है, आई से एक और पॉइंट है कि ये CID वाला है, ठीक है, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस, कैपिटल गेन्स एंड
कैपिटल गेन्स एंड, अच्छा कैपिटल गेन्स की अगर बात करें ना दोस्तों, तो याद रखो आपने सपोज एग्जांपल के तौर पर एक फ्लैट लिया है, आपने फ्लैट लिया 30 लाख में, 4 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो है कैपिटल गेन। समझ में आ रहा है? कई बार कुछ चीज़ों में लॉसेस भी होते हैं, शेयर्स आपने खरीद के रखा था, लॉस हो गया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, नुकसान हो गया, कैपिटल गेन्स भी होते हैं और कैपिटल लॉसेस भी होते हैं। नेशनल इनकम में आपको बहुत ध्यान से इसके बारे में रिसर्च करना है। कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस विच अक्रू टू द प्रॉपर्टी ओनर्स बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल असेट्स और चेंजेस इन डिमांड आर नॉट इंक्लूडेड in the national income because these changes do not result from current economic activities। तो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई जो भी कैपिटल गेन और लॉस हो रहा है वो करंट ईयर की वजह से थोड़ी हो रहा है, वो तो पहले खरीदी हुई चीज थी, तो उसको इंक्लूड ही नहीं करना है। अगर ये आप ध्यान से करोगे तो नेशनल इनकम सही आएगा, वरना उसमें भी डिस्टॉर्ट दिखेगा। समझे? कैपिटल और गेन्स को हमें क्या करना है, गेन्स और लॉसेस को इंक्लूड नहीं करना है, दे आर नॉट इंक्लूडेड, दे आर, ठीक है। आई से इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, इनएडिक्वेट एंड देश 150 करोड़ का है, लेकिन 150 करोड़ की आबादी में हर कोई डेटा देता ही नहीं है, देता है तो सही दे रहा है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो डेटा एक तो कम है और अनरिलायबल भी है। हम खुद भी कई बार फॉर्म्स भरते हैं तो फॉर्म के अंदर गलत इनकम दिखा देते हैं, कम इनकम दिखा देते हैं। वी ट्राई टू हाइड, वी ट्राई नॉट टू गिव द करेक्ट डेटा। कहीं इनकम टैक्स वाला आ गया तो घर पे, समवेयर और द अदर ये इनएडिक्वेट और अनरिलायबल डेटा होना भी एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, जिसके वजह से नेशनल इनकम का एस्टीमेट प्रॉपर नहीं हो पाता। माय डियर स्टूडेंट्स, एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्मॉल एंटरप्राइजेस आर नॉट अवेलेबल। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में ये डेटा अवेलेबल नहीं है। सो बिसाइड्स दिस डेटा ऑन अनअर्न्ड इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल। मतलब ये अलग अलग क्षेत्र में तो अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा कई बार अनअर्न्ड इनकम, आने वाला था पैसा लेकिन वो आया ही नहीं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन के ऊपर खर्चा, फिर वो सरकार का हो या आपका हो, खर्चा तो खर्चा ही है ना, वो खर्चे के बारे में एक्चुअल एस्टिमेट पता ही नहीं है, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरिया में भी, एंड दैट इज नॉट अवेलेबल। दिस डज नॉट रिवील द एक्चुअल साइज ऑफ नेशनल इनकम। इसके वजह से आपको नेशनल इनकम का एक्चुअल सच्चाई पता ही नहीं चलता। तो सी से क्या पढ़ा अपन ने, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। आई से क्या पढ़ा अपन ने, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। समझ में आ रहा है? वीआईपी सीआईडी, वीआईपी सीआईडी अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। आंख बंद करके मेरे साथ बोलने, वी से क्या है सबसे पहला, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। आई से क्या है, मरेले मुर्दों के जैसा मत बोलो। आई से क्या है, इग्नोरेंस है। आई से क्या है, इग्नोरेंस है। आई से क्या है, पी से क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है। सी से क्या है, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। आई से इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। और डी से क्या है, डेप्रीसिएशन। डी से क्या है, डेप्रीसिएशन। डी से क्या है, वीआईपी सीआईडी, वीआईपी सीआईडी, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन यानी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, वेयर एंड टेयर का अमाउंट। लेकिन ये अमाउंट भी अलग अलग है, सब जगह अलग अलग है, सब जगह अलग अलग है, सब जगह अलग अलग है। इस अमाउंट की वजह से कैलकुलेशन सही से हो नहीं पाता है, और ये कैलकुलेशन सही से ना होना भी एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट, डेप्रीसिएशन रेफर्स टू वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल असेट्स ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। There are no uniform, common or accepted standards। कोई सेम रूल या सेम फॉर्मूला नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज अपने हिसाब से कैलकुलेट करती हैं, कोई WDD मेथड से करता है, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड से करता है, सबके मेथड्स अलग अलग है डेप्रीसिएशन के, और इसके वजह से अलग अलग हैं। कॉमन ना होने की वजह से, सबके अपने अपने कैलकुलेशंस होने की वजह से कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। दस इट इज डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट डिडक्शंस फॉर डेप्रीसिएशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज पढ़ रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला सेम ना होना ये भी एक बड़ा प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है।
डी से एक और पॉइंट आता है, डिफिकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन भी गड़बड़ है इंडिया में। किसान पूरे 12 महीने खेती नहीं कर रहा है, बारिश जब होती है, मानसून जब है, तब वो खेती कर रहा है, बट बाकी टाइम पे वो कुछ और बिजनेस कर रहा है। उसके इनकम का क्या? वो टाइम के इनकम को कोई रिवील हमें कर रहा ही नहीं है। इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। फॉर इंस्टेंस, फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर राउंड द ईयर. Obviously, in the off season, they engage themselves in alternative occupations. In such a case, it is very difficult to identify their incomes from a particular occupation. दूसरा डी समझा क्या? डी से डेप्रिसिएशन, डी से डिफिकल्टी, डी से डेप्रिसिएशन, डी से डिफिकल्टी, डी से डेप्रिसिएशन, डी से वापस से एक बार हमारे वीआईपी सीआईडी, वीआईपी, अरे वीआईपी, वी से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, आई से इग्नोरेंस, पी से आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, सी से आता है कैपिटल गेन्स, कैपिटल लॉसेस, कैपिटल गेन्स, आई से इनएडिक्वेट और अनरिलायबल डेटा, आई से इनएडिक्वेट और डी से कितने डी है भाई? 2 डी है, डी से डेप्रिसिएशन और डी से डिफिकल्टी। याद रहेगा, डी से डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग। आखिरी पॉइंट आता है ई से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। आज भी कई लोग बार्टर में ही एक्सचेंज कर लेते हैं। किसान गरीब गांव के अंदर रूरल पॉपुलेशन को ये देखा जाता है ज़्यादातर कि वो एक हाथ देता है, दूसरे हाथ से कुछ और ले लेता है, पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ, तो वो नेशनल इनकम में आया ही नहीं। नॉन मॉनिटाइज सेक्टर जहां भी है उसका नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम तो सिर्फ मॉनिटरी वैल्यू काउंट करता है ना। तो ये नॉन मॉनिटाइज सेक्टर की वजह से भी समवेयर और द अदर वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल इनकम इन इंडिया, स्पेशली इन रूरल एरियाज देयर एग्जिस्ट द नॉन मॉनिटाइज सेक्टर, एग्रीकल्चर स्टिल बीइंग इन द नेचर ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कई जगह पे सिर्फ पेट भरने के लिए खेती होती है। अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज पार्टली एक्सचेंज for other goods and services. It is excluded while counting national income. तो नेशनल इनकम काउंट करते हो उसकी गिनती नहीं होती, क्योंकि वो तो एक्सचेंज में चला गया, बार्टर एक्सचेंज में। अंडरस्टूड एवरीवन? पहला आंसर यहाँ पर क्लियर हो रहा है क्या सभी को? वीआईपी सीआईडी पूरे 8 पॉइंट समझ में आ रहे हैं एवरीबॉडी? एक बार फटाफट से रीड करो अपने टेक्स्ट बुक से, जल्दी से, क्विकली। पॉइंटर सबको इधर ही दिमाग में गाड़ देने क्या, ये 8 मार्क के लिए आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये उस लेवल पे लिखने आना चाहिए कि हर पॉइंट के अंदर कम से कम 3 सेंटेंसेस, एवरी पॉइंट में 3 सेंटेंसेस लिखने आने चाहिए। नेशनल इनकम चैप्टर के एंड में मिलेगा ये आंसर, फटाफट से निकालो। कम ऑन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये पब्लिक फाइनेंस चैप्टर का क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 8 मार्क के लिए। सरप्राइज पैकेज है। यूजुअली ऐसा क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता नहीं है, क्योंकि इसका आंसर छोटा सा है, मगर आया हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड के कंपैरिजन में छोटा ही है ना, कोई भी लॉ के कंपैरिजन में छोटा है, और इसीलिए ये एक बहुत इजी चॉइस है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये अटेम्प्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये इजीली प्रेजेंटेबल है और इजीली आप इसका आंसर लिख देंगे। खर्चा सरकार का क्यों बढ़ रहा है इज द क्वेश्चन। वाई इज द पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग? तो दोस्तों आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज कंटिन्यूअस ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। सम इंपॉर्टेंट रीजंस आर हियर एज फॉलोज। क्या रीजंस है भाई? तो कुल मिलाकर के 8 रीजंस आप लिख सकते हो। अपना शॉर्ट कोड है सर डीजी, सर डीजी, सर। क्वेश्चन का नाम है वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ इन, वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ इन, वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ इन। आंसर का नाम सर डीजी, सर डीजी। एस फॉर स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, आई फॉर इन्फ्लेशन, I for increase in activities of government, I for increase in defense expenditure, I for industrial development, R से rapid increase in population, sir DG, sir DG, D से disaster management, G से growing urbanization।
हर पॉइंट में सिर्फ बताया है कि सरकार का खर्चा क्यों बढ़ता जा रहा है। तो वेरियस रीजंस है। सबसे पहला रीजन सर डीजी में आता है स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द नीड ऑफ द आवर। हमें डेमोक्रेसी बरकरार रखने के लिए इलेक्शंस लेने पड़ते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करना पड़ता है। अपने देश में हर 5 साल में इलेक्शन होता है। आप न्यूज चैनल लगाओ, आपको दिखेगा हर 2 महीने में किधर न किधर इलेक्शन चालू है। कभी बंगाल का, कभी राजस्थान का, कभी गुजरात का, तो कभी मध्य प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का। ये इलेक्शन कंडक्ट कराना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? पैसों का खेल है। Somewhere or the other, a lot of expense goes in conducting these elections in a true and fair way, in a good manner, in a positive environment. तो डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है तो इलेक्शंस करवाना पड़ेगा, और ये इलेक्शंस जो हैं यही सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं, और इसीलिए देयर इज अ ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर। पब्लिक ग्रोथ क्यों हो रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर में? क्योंकि देयर इज स्प्रेड ऑफ democracy. Majority of the countries in the world are democratic in nature. A democratic form of government is expensive. Democratic form is expensive. Democratic government is expensive. Due to regular elections and other such activities, this results in increase in total expenditure of the government. अरे समझा क्या? पहला पॉइंट क्लियर है सर? डीजी में पहला पॉइंट क्या है तिलक? स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। इजी। आई से इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई डायन खाए जाते हैं, तो भाई ये सरकार को भी खा रही है ना। हमारे लिए चीजें महंगी हुई हैं तो सरकार के लिए भी महंगी हो रही हैं। सरकार को जो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले कम पैसों में मिल जाते थे या टेंडर वो सरकार दे देती थी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट, वो टेंडर और ज्यादा महंगे बिक रहे हैं। तो समवेयर और दी अदर कई पब्लिक सर्विसेज और गुड्स के भाव भी बढ़ रहे हैं, जिसका सरकार को पैसा चुकाना पड़ता है। जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल, द गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फॉर द स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। नॉर्मली प्राइजेस शो अ राइजिंग ट्रेंड, नॉर्मली प्राइजेस शो अ राइजिंग ट्रेंड, नॉर्मली क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए ये देखा जाता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो खर्चा भी बढ़ रहा है। इनकर इंक्रीजिंग कॉस्ट, सरकार को इसीलिए इंक्रीज्ड कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। पहला आई समझा क्या? यस। अगला आई है इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। एकदम सिंपल पॉइंट है। अगर आपको चैप्टर की शुरुआत याद है, मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही कहा था 2 टाइप की एक्टिविटीज हर सरकार को करनी पड़ती है बॉस। 2 टाइप की एक्टिविटी, कौन सी? ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस वो होते हैं जो हर सरकार को कंपलसरीली करने ही हैं, जैसे सुरक्षा हमारे देश की, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर्ड रखना, हमारी आज़ादी को बरकरार रखना, मिलिट्री को मजबूत करना, ये सबसे ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी फंक्शन। इसके अलावा ऑप्शनल फंक्शंस भी है। ऑप्शनल फंक्शन में एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल फैसिलिटीज देना, अच्छी सुविधाएं देना, रोड अच्छे बनाना, ये सब है ना संस्कार। पहले की सरकारें सिर्फ ऑब्लिगेटरी पे ज्यादा ध्यान देती थी, लेकिन अभी जैसे जैसे पब्लिक शानी हो गई है, सरकार को समझ में आ गया है कि अगर जीतना है इलेक्शन तो यार ऑप्शनल फंक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और इसीलिए सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। रोड बनाने पड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोलनी पड़ रही हैं, और ये सब करने में पैसा लगता है, और इसीलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एज मेंशन्ड अर्लियर, द मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दिस पब्लिक वर्क्स, पब्लिक रिक्रिएशन, जैसे कि गार्डन वगैरह बनाना, सोशल वेलफेयर फंक्शंस इंक्लूडिंग स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ स्कीम्स एक्सेट्रा। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट न्यू फंक्शंस आर कंटिन्यूअसली बीइंग अंडरटेकन एंड फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड मोर एफिशिएंटली। पहले के मुकाबले अब काम सरकार का बढ़ गया है, और इसीलिए पैसा ज्यादा लगता है, खर्चा ज्यादा होता है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। 2 आई समझे? पहला एस था, एस क्या था? स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा आई क्या था? इन्फ्लेशन। तीसरा आई, अभी तीसरे पॉइंट में आई क्या है? इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। याद रहेगा? 2 आई समझ में आए? अगला आई है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। भाई वॉर तो हो नहीं रहा है, काय का डिफेंस एक्सपेंडिचर, लेकिन वॉर हो या ना हो, डिफेंस को अपडेट करना, अपग्रेडेड रखना बहुत जरूरी है। डिफेंस एक्सपेंडिचर मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि नए विमान अगर पड़ोसी देश खरीद रहा है तो हमारे पास भी उससे लड़ने के लिए वैसे विमान होने चाहिए। हमला तो कभी भी हो सकता है, वॉर तो कभी भी हो सकता है, हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड रहना,
नए मिसाइलों से लैस रहना, नए हथियारों से लैस रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए डिफेंस एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। ये खर्चा बढ़ा देता है। इन मॉडर्न टाइम्स डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इवन इन द पीस टाइम, इवन इन द हस्ती, इवन इन द, मतलब अगर वॉर नहीं भी हो रहा है तो भी हमें खर्चा करना ही पड़ता है ड्यू टू अनस्टेबल एंड होस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशंस। अरे समझा क्या? अगला आई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देश का विकास खाली खेती बाड़ी से होगा तिवारी जी? नहीं ना होगा। हमारा किसान बहुत अच्छा आदमी है, बहुत काम करता है, पूरे देश को ससुरा खिला रहा है। हम इसीलिए नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, मगर किसान बेचारा बुरा हालत में फंसा हुआ है। इतना खराब हालत है, किसान का बेटा खुद ही किसान नहीं बनना चाहता है। एंड दैट इज व्हाई ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी खर्चा सरकार को करना ही पड़ता है। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे हमने खर्चा नहीं किया तो हम नौकरियां नहीं दे पाएंगे इतनी ज्यादा आबादी को। हमारी जो 150 करोड़ की आबादी है उनको नौकरियां, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो देनी है, और उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी। Hence, the government makes huge efforts for implementing various schemes and programs for industrial development. अरे समझा क्या? Everybody clear है? This results in increase in government expenditure. I से क्या क्या है भाई याद रखा कुणाल? Inflation, फिर increase in activity of government, फिर increase in defense expenditure, और चौथा I, वापस से भाई I से पहला क्या था? का आई से है ना, तू आई से इन्फ्लेशन, दूसरा आई इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, और चौथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला पॉइंट क्या था? एस से स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। अरे समझा क्या? आर से रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी बढ़ते ही जा रहा है। नया साल मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 31st नाइट ही मना रहे हैं, 31st डे ससुरा कोई मनाता ही नहीं, सबको नाइट ही मनाना है। समवेयर और द अदर माय डियर स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग। ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन का डिमांड भी बढ़ता है। डिमांड बढ़ेगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं वो डिमांड पूरा करने के लिए खर्चा तो होगा। पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज इंक्रीजिंग फास्ट। इन 2011 सेंसस इट वाज 121 करोड़। As a result, the government has to incur greater expenditure to fulfill the needs of increasing population. समझे क्या? Everybody, easy. Sir DG, हम क्या पढ़ रहे हैं? Reasons for growth in public expenditure. आंसर का नाम Sir DG. आंसर का नाम Sir DG. तो यहाँ पे ओहो एक पॉइंट का गफला, बराबर जा रहे हैं ना अपन? ओके, ग्रोइंग और अर्बनाइजेशन। एक पॉइंट देख कौन सा टेक्स्ट बुक में है क्या? हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट किधर गया? मिस कर दिया लगता है हमारे कंटेंट राइटर ने। दिखा जरा टेक्स्ट बुक बेटा। डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों ये डिजास्टर मैनेजमेंट आपको मिलेगा पेज नंबर 73 पे, बी विंग में। 8वां पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बाढ़ आ गई कहीं, भूकंप आ गया कहीं, झटके लग रहे, पहले लोग मारे जाते थे बेचारे, कोई बचाने ही नहीं आ पाता था। रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत देर लग जाती थी। सरकार ने बोला नो इनो चल बे, डिजास्टर मैनेजमेंट होना जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट से आरपीएफ के जवान फटाफट से, सीआरपीएफ वाले लोग, हमारे एनडीआरएफ के जवान फटाफट पहुंच जाते हैं, हेलीकॉप्टर लेके खाना पीना बांटते हैं, फटाफट से रेस्क्यू करते हैं और जान बचाने में कामयाब होते हैं। सैल्यूट है ऐसे जवानों को। लेकिन ये सारा कामकाज करने में खर्चा तो लगता है। डिजास्टर मैनेजमेंट को इक्विपमेंट्स लगते हैं, हेलीकॉप्टर्स लगते हैं, कई चीजें उनको देनी पड़ती हैं और इसके लिए एक्सपेंस बढ़ता है। सो डी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स विच इंक्रीजेस द पब्लिक एक्सपेंडिचर। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। आखिरी पॉइंट ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। सर डीजी के अंदर स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। अर्बनाइजेशन मतलब क्या? शहरीकरण। ये जो शहरीकरण है ये भी तो पैसा मांगता है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स कि यार
गांव में है तो अपन कम सुविधाओं में चला लेते हैं, लेकिन शहर में पानी घर में चाहिए, बिजली चाहिए, इंटरनेट चाहिए, सुविधाओं से लैस हमें चाहिए सब कुछ। ये सुविधाएं हमें, रोड, लाइट, ये सब सरकार देती है, पानी सरकार देती है। समवेयर और दी अदर इट इज़ नेसेसरी कि अर्बन शहर में, स्मार्ट सिटी में जब अपन रह रहे हैं तो अपने को सुविधाएं चाहिए होती हैं, और ये सुविधाएं सरकार देगी तो खर्चा तो होगा। स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फिनोमेना of the day. This leads to increase in government expenditure on water supply, roads, energy, schools and colleges, public transport, sanitation, etc. तो इस प्रकार से सर डी जी, S for spread of democracy, आंख बंद करके ट्राई करो जरा, S for spread of democracy, I से inflation, I से increase in activities of government, I से increase in defense expenditure, I से industrial development, R से रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, D से डिजास्टर मैनेजमेंट, और G से इजी पीजी। पूरा 8 मार्क का आंसर एकदम सिंपल आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एवरीवन पूरा आंसर एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, फिर आखिरी क्वेश्चन करते हैं, दैट इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर 3B, बराबर। 3B के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का, याद करो। इलास्टिसिटी क्या? इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी मतलब क्या? रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी मतलब क्या? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंजिंग फैक्टर्स। अब ये रिस्पॉन्सिवनेस समझना कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी है, प्रोड्यूसर के लिए बहुत जरूरी है, बिजनेस हाउसेस के लिए बहुत जरूरी है, एक सरकार के लिए जरूरी है। इससे डिमांड और सप्लाई का अच्छा खासा एनालिसिस हो सकता है, इसीलिए इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट। बहुत इजी आंसर है। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि आंसर नहीं आएगा 8 मार्क्स के लिए। गलत फहमी में, गफलत में, इजी पेपर बनाने के चक्कर में एक बार आ गया था, लेकिन इस बार नहीं आएगा। अगर बहुत अच्छा दयालु रहा कोई पेपर सेट करने वाला तो शायद डाल भी देगा, क्योंकि 5-6 पॉइंट वाला आंसर 8 मार्क के लिए आना बहुत रेयर केस में है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अपन भी अपने आप को लकी समझ लेंगे। यस, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इज ऑफ तारीफ करो, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। फार्मर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, वर्कर के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी का, क्योंकि इससे रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में पता चलता है। लॉर्ड जेएम केन्स कंसिडर्ड दिस कॉन्सेप्ट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है ऐसा लॉर्ड जेएम केन्स नाम के इकोनॉमिस्ट मानते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, यानी आने वाले पॉइंट से आपको और ज्यादा समझेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग, इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड और पब्लिक यूटिलिटी। एक और पॉइंट है टेक्स्ट बुक में, कौन सा है वो? प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अपन 6 पॉइंट्स पूरे करते हैं, पहले ये 5 कर लेते हैं, उसके बाद वो लास्ट वाला भी कर लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी बिजनेस क्रिएटर, जो एक्चुअली में प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, वो होता है प्रोड्यूसर। एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज टू सेल इट। बेचने का कितने में है ये बेचने वाला ही तय करेगा ना। वो तय कैसे करेगा? जब उसको मालूम रहेगा कि डिमांड कितना है, खर्चा कितना हो रहा है बनाने में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा हो रहा है वो पता चलेगा, तो वो डिसाइड कर पाएगा कितने में बेचूं तो कितना प्रॉफिट होएगा। बेसिकली इट इज अ होल एनालिसिस जिसके थ्रू वो डिसाइड कर पाएगा कि कितने में बेचना है। प्राइस डिटर्मिनेशन करने के लिए इलास्टिसिटी समझना जरूरी है, इसीलिए प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट है। For this purpose, elasticity of demand becomes important if the demand of a product is relatively inelastic. मतलब अगर डिमांड ज्यादा बदलती नहीं है तो he will fix up a higher price and vice versa। मतलब अगर इलास्टिक है, चेंज होते रहती है, तो फिर वो कम प्राइस में भी बेचने का डिसाइड कर सकता है। बेसिकली इलास्टिसिटी से उसको समझ में आएगा कि प्राइस डिटरमाइन कैसे करना है, कितना भाव रखना है चीज का, इसीलिए इंपॉर्टेंट टू अ प्रोड्यूसर। पहला पॉइंट समझा, इजी।
दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूरी टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बेस्ड है। दोज कमोडिटीज हुज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक विल बी टैक्स्ड मोर। जिस कमोडिटी का डिमांड कैसा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब चेंज ज्यादा होता नहीं है, तो उसको ज्यादा टैक्स, क्योंकि वो पब्लिक खरीदने ही वाली है। इट विल नॉट इफेक्ट देयर डिमांड मच, उसके डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा ना, पब्लिक तो लेगी, वो डिमांड तो है ही उसका। कॉन्सेप्ट समझा गया? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। इलास्टिसिटी समझ के गवर्नमेंट ये तय कर पाएगी कौन सी चीज पे टैक्स लगाना है और कौन सी पे। अरे समझा क्या? इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर्स याद है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है क्या? चीरू, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। फैक्टर का प्राइसिंग किसको कितना देना चाहिए ये भी इलास्टिसिटी के जरिए ही तय होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग फैक्टर प्राइसेस, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज इनइलास्टिक। ऐसा फैक्टर जिसका डिमांड इनइलास्टिक है, चेंज ज्यादा होता नहीं है, उसको प्राइस भी ज्यादा देना पड़ेगा ना। लेबर के केस में जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा क्वालिफाइड है, उसको देना पड़ता है ना ज्यादा वेजेस। कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या? लैंड अगर स्टेशन के एकदम नजदीक है, भाव ज्यादा रहता है ना, दूर दराज में तो भाव कम रहता है ना। तो वैसा ही होता है बॉस। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स कैन आस्क फॉर हायर वेजेस इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। फैक्ट्री अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना रही है जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसका वर्कर बोलेगा यार मैं बना रहा हूं तो मैं तो ज्यादा पैसा चार्ज करूंगा। कॉन्सेप्ट समझिए क्या? तो दैट इज वाई इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट फैक्टर का प्राइस डिसाइड करने में। समझे? Importance to producer, importance to government, importance in factor pricing. Then importance in foreign trade as well. Foreign currency, foreign exchange, import और export के prices, ये भी तय करने में elasticity बहुत important है। The concept of elasticity of demand is useful to determine terms and conditions in foreign trade. आपको कौन से ट्रेड से गेन होगा, कब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये समझना, ये डिसीजन लेने में भी इलास्टिसिटी ही हेल्प करता है। द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन रेज देयर प्राइसेस। अगर उनको समझ में आ गया कि यार आसाम की चाय तो यार साला किधर और अच्छी मिलती ही नहीं है, अपने पास मोनोपोली है इसकी, तो अपन उसका रेट बढ़ा सकते हैं ना। अपने को समझ में आया इंडिया जैसे मसाले किसी और देश में नहीं मिलते, अपन उसका रेट बढ़ा सकते हैं ना। Based on the elasticity, we will be able to decide कि अपने को किस में फॉरेन ट्रेड ज्यादा करना है। आज सऊदी वाले तेल में बहुत मोनोपोली रखते हैं, उनको मालूम है हमारे जैसा तेल कहीं मिलेगा ही नहीं, हर देश को तेल हमारे से ही खरीदना है, तो वहां पर वो लोग ने प्राइस बढ़ा के रखा है। कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या? सो समवेयर और द अदर, फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC हैव इंक्रीज्ड द प्राइसेस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम्स। द कॉन्सेप्ट इज आल्सो यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। समझे क्या? पक्का समझा? पब्लिक यूटिलिटीज, सरकारी सुविधाएं। पब्लिक बोले तो सरकार, यूटिलिटीज यानी सुविधाएं। इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवे विच हैव इन इलास्टिक डिमांड, ट्रैवल करने के लिए रेलवे फर्स्ट चॉइस है, सबका पहला चॉइस है। और दोस्तों जब ये पहला चॉइस है तो आपको समझना है दैट गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज देम टू अवॉइड कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइटेशन। सरकार को कम भाव रखना पड़ता है टिकट का, सरकार को मालूम है ये सोशल वेलफेयर के लिए वो कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई पब्लिक यूटिलिटीज के ऊपर कितनी फैसिलिटीज देनी है, कितनी सब्सिडी देनी है, कितना उसे प्राइवेटाइज करना है, कितना नेशनलाइज करना है, ये डिसीजन लेने में भी इलास्टिसिटी ही हेल्पफुल रहती है। अंडरस्टूड एवरीवन? एक आखिरी पॉइंट जो अपने को मिल रहा है टेक्स्ट बुक के अंदर वो है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। इफ प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन पर्सन इनकम इज स्मॉल, जैसे आपके रेगुलर खर्चे हैं, 10-12 हजार का आपका खर्चा है महीने का, उसमें 10-12 हजार में ना 600 रुपया आपका न्यूज़पेपर का बिल है। 600 रुपया क्या है?
न्यूज़पेपर का बिल। 10-12 हजार के खर्चे में 600 रुपया क्या है? न्यूज़पेपर का बिल है। अब 630 रुपया हो गया, आप क्या करोगे? न्यूज़पेपर बंद कर दोगे क्या? आप बोलोगे चलना ठीक है 30 रुपया। प्रोपोर्शन कम है, प्रोपोर्शन कम है, प्रोपोर्शन कम है। लेकिन अगर डायरेक्टली वहां पर 6 का 7,000 रुपया हो गया, बढ़ गया 630 का 830 हो गया, तो आपको लगेगा ना अरे साला ज्यादा कर दिया इसने, तो आप 2 बार सोचोगे, है कि नहीं? सो everything depends on the proportion of expenditure, and that is when elasticity comes into mind. If the proportion of expenditure in person's income is small, then demand for the product is relatively inelastic. For example, newspapers, if the proportion of expenditure is large, then the demand for product is relatively elastic. Understood everyone? तो इस तरह से दोस्तों अपन ये सारे पॉइंट्स किए हैं इन इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज अपन ने इस सैंपल पेपर के 3 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के घर पे जाके ट्राई करने का कि 20 मिनट में 1 लिखने जमता है कि नहीं, 40 मिनट में 2 लिखने जमता है कि नहीं। सबसे पहले तो यार होता है चॉइस कि मैं कौन सा 2 लिखूंगा। मेरे हिसाब से यहां पे 3 क्वेश्चन थे, अगर मेरे को तीनों भी आते हैं ना, अगर मेरे को तीनों भी आते हैं तो मैं स्टार्टिंग में जब पेपर लिखना स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स के बाद, मैं डायरेक्टली फर्स्ट और थर्ड लिख दूंगा, क्योंकि थर्ड छोटा है, अच्छे से आ जाएगा, इजी है, और फर्स्ट वाला बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। लेकिन लास्ट में जब अपने पास टाइम बचेगा तो मैं तीसरा भी लिखूंगा, क्योंकि वो जो था वो भी इजी वाला ही था, कोई डिफिकल्ट वाला नहीं था, पब्लिक एक्सपेंडिचर वाला। समझ रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 क्वेश्चन, नॉट एवरी टाइम दिस हैपेंस। यहां पर तीनों क्वेश्चन इजी थे और तीनों आते होंगे ऐसे थे। तो आप घर पे जाके अभी पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे ना, तो रिवाइज करने के बाद लिखो टाइमर लगा के कि 20 मिनट में 1 होता है कि नहीं। और ये वाला क्वेश्चन जो आखिरी में अपन ने किया वो तो 20 मिनट के अंदर हो जाएगा, इसीलिए आपके पास टाइम बचेगा। हर बार ऐसा नहीं होगा, अगर लॉ डिमांड आ गया, लॉ ऑफ डिमांड आ गया और प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स आ गए तो टाइम बचना मुश्किल है। तो वो टाइम पे आपको 2 ही लिखना है और परफेक्टली लिखना है 40 मिनट में। समझे? टाइम मैनेजमेंट का यही गोल याद रखो कि आपको 20 मिनट एक आंसर को देना है क्वेश्चन नंबर 6 में। डन। तो आज के लिए यहाँ पे ही रुक जाते हैं। अगले लेक्चर में अगला सैंपल पेपर, अगले 3 क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन कवर करते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।